पिछले 3 से 4 सालों में अगर सबसे ज़्यादा फायर ब्रांड किस्म की स्पीचेस अगर उनकी बात की जाए या इसके अलावा पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म को बैश करने की बात की जाए, यानी कि फ़िरका वारियत को, फ़िरका परस्ती को, या फिर पाकिस्तान में जो ऑपरेशन, जो जुल्म या फिर जो वायलेंस या तशद्दुद पाकिस्तान के सेमिनारीज़ में और मदारिस के अंदर होता है, उस पर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू करने की अगर बात की जाए, और एक बहुत बड़ा पोलराइजिंग फ़िगर होने की अगर बात की जाए, यानी कि एक ऐसा फ़िगर, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान जो कि अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को या तो डीपली इंस्पायर करता है या फिर बहुत ही हॉस्टाइल बना देता है, यानी कि या लोग दिलदादा हो जाते हैं उसके या उसके दुश्मन हो जाते हैं, इसके दरमियान कुछ नहीं होता। इस शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और करंटली उनके 30 लाख के करीब सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स हैं। लाखों करोड़ों लोग उनकी वीडियो क्लिप्स बहुत से देख चुके होंगे, डिटेल्ड कमेंट्रीज़ भी सुन चुके होंगे। वो पाकिस्तान के पंजाब के शहर जेहलम में रहते हैं, जहाँ पर उनकी एक एकेडमी है। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स नॉट अ मदरसा। तो वहाँ पर वो अपने जो ख़िताब हैं वो किया करते हैं। इसके अलावा उनका जो सब्जेक्ट मैटर रहता है, अगर बॉडी ऑफ़ वर्क की बात की जाए, उसको हम फ़नल डाउन करने की कोशिश करें कि वो किन मसाइल के ऊपर बात करते हैं और वो फ़िलोसॉफ़िकली कहाँ अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक रफ़ फ्रेमवर्क उनका बनाया जाए, तो पहले तो एम्फोसिस उनका स्क्रिप्चर के ऊपर होता है। सो ही इज़ समबडी हु इंसिस्ट्स ऑन गोइंग बैक टू द कुरानिक टेक्स्ट, और साथ ये कि ऑथेंटिक अहादीस पर काफ़ी स्ट्रेस देते रहे हैं। इसके अलावा डिस्करेज करते रहे हैं तकलीद को, ब्लाइंड फॉलोइंग को रिलीजियस लीडर्स की, कोट अनकोट। फिर इसके अलावा सेक्टेरियन डिविजन्स जो इस्लाम में पैदा हो चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज़ सेक्टेरियनिज़म पे फीड करती हैं, उसके फ़िरका परस्ती के नाम पे पैसे भी कमाती हैं, चंदा भी लेती हैं, सियासत भी करती हैं, धरने भी देती हैं, सोशल ऑर्डर भी चेंज करती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी क्रैक डाउन करती हैं, और सोच पर कदगने लगाती हैं। उन पर भी वो तनकीद करते रहे। इसके अलावा जो एडिशंस थे, जो ऐसी इनोवेशंस थी मज़हब के अंदर, इस्लाम के अंदर, जिसको बिदअत भी कहा जाता है, उस पर उन्होंने डिटेल में बात की। उन्होंने ये कहा कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है किसी प्रैक्टिस का जो कि तारीख़ इस्लाम से या फिर जो प्रोफेटिक प्रेसिडेंट है उससे साबित नहीं है, तो वो भी गलत है। तो ये बातें वो कर चुके हैं। तो साथ साथ ये कि एक इंस्पायरिंग चीज़ जो रही है उनके हवाले से, वो ये है कि उन्होंने एक स्पेस पैदा की है कि हर वो आदमी जो कि फ़ार राइट एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो भी ज़रा रिलीजन की बात पाकिस्तान के किसी क्लैरिक के मुंह से सुन सके। क्योंकि इसके अलावा तो 90% की अगर आप बात सुनने लगें तो लगता यही है कि शायद ये हमारी ही गर्दन उतारने की बात हो रही है, और तो किसी की हो नहीं रही। सो ही समबडी हु हैज़ ओपनली डिस्कस्ड कंपैरेटिव रिलीजन्स। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ व्यूज़ क्या कहते हैं, बहुत सी कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट्स को भी उन्होंने एड्रेस किया। जैसे डैन गिब्सन की एक रिसर्च है, उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इसको। इसका जवाब दिया उन्होंने, बहुत से लोगों ने नहीं दिया, क्लैरिक्स नहीं बोलते इन बातों पे। तो अगर बॉडी ऑफ वर्क को मैं फ़नल डाउन करूं जो उनका है, तो उसमें वो बात करते हैं रैशनैलिटी, दिमाग इस्तेमाल करने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि असल जो ऑथेंटिक चीज़ है किसी भी रिलीजन के लिए जो होती है वो स्क्रिप्चर है, ना कि उस पर जो लोग एम्पायर्स बना के बैठ जाते हैं वो है। और इसके अलावा एक इस्लामिक रिवाइवलिज़म भी उनकी थॉट में दिखाई देता है। अब जो उनकी डाउन साइड है उसमें ये है, जो लोग उन पर तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस करते हैं, बहुत तनकीद करते हैं, या फिर पर्सनल लेवल पर जाके जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कोट अन कोट बाबों को, जिसके वो बहुत ख़िलाफ़ बोलते दिखाई दिए हैं हमेशा से। ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को सुना है बैठ कर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी ड्राइंग रूम्स में जब इंजीनियर साहब का जिक्र होता है तो कुछ का रिस्पॉन्स ये आता है कि ये तरीक़ा कार ठीक नहीं है, ये लहजा ठीक नहीं है, या फिर ये इतना ज़्यादा अग्रेशन जो होता है और एक विट होती है। बिकॉज इंजीनियर साहब इज़, आई बिलीव आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, परहैप्स दी ओनली क्लरिक इन द कंट्री हु हैज़ अ विट एज़ वेल, जो ह्यूमर का एलिमेंट। अदरवाइज़ वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए इंटेलिजेंस अच्छी खासी रिक्वायर्ड होती है, तो बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा कर सकें। तो ये एक उनके काम का एक जनरल ओवरव्यू उन लोगों के लिए जो कि हमारी ऑडियंसेस में से शायद इतना उनको फॉलो ना कर चुके हों। वैसे पाकिस्तान में कम लोग हैं जिन्होंने नहीं किया होगा। तो जनाब, आज से 10 रोज़ पहले एक वाक़या होता है जिसको हम कवर नहीं कर पाए, लेट हो गए थोड़ा कुछ वजूहात की बिना पे। और वाक़या ये था कि 25 अगस्त को ख़बर आती है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को सेक्शन 3 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि इससे पहले सोशल ऑर्डर ख़राब हो जाए उनको जाके पकड़ लिया जाए। और उसमें कहा यह गया कि DC साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि ये प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि
हमने कुछ ख़राब होने से पहले उनको हिरासत में लिया और रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से कंप्लेन आई थी, इसीलिए उनको हिरासत में लिया है। तो एक तो ये गोरे का कानून है, आपको पता है, एमपीओ की रूट्स राउलाट एक्ट 1919 में है, जो कि ये कहता था कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं कि बगैर सर्च वारंट के, जुडिशल ओवरसाइट भी नहीं होगी, इससे पहले कि कोर्ट में मामला पहुँचे आप बंदे को ले आते हैं उठा के। अच्छा, अमूमी तौर पे इससे पहले कि मैं जो उन्होंने कहा उसकी बात आपको बताऊं कि उसका क्या ओवरव्यू था या होना क्या चाहिए या क्या नहीं। अमूमी तौर पे ये जो एमपीओ होता है ना, इसके लगने का 90% मतलब एक ही होता है कि हुन रियासत आ गई है ताड़े पीछे, नाउ द स्टेट इज़ आफ्टर यू। बट इन दिस रिगार्ड द स्टोरी इज समथिंग एल्स। जहाँ तक मैंने पता किया है, जिन लोगों से कुछ से बात की है, तो मुझे ये पता चला है कि इट इज़ नॉट डन बाय द शेयर रिजॉल्व ऑफ द स्टेट, कि सिर्फ रियासत ने ये नहीं चाहा कि अब इस आदमी को हमने बोलने नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट हुआ है, और वो इसीलिए कि एक रिलीजियस पार्टी है। अब मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा कि मुझे कोई डर लगता है, मैंने हर पार्टी का खुल के नाम लिया हुआ है अगर मेरी वीडियोज़ आप देखें, बल्कि इसलिए नहीं ले रहा कि मैं इसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में पेश नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ माई ओन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी बात क्यों इस्टेब्लिश करें कैमरे के ऊपर जिसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, जो मैं कोर्ट नहीं कर सकता। तो एक रिलीजियस पार्टी जिसमें एक बड़े मशहूर क्लरिक जो किसी दौर में धरनों की स्टेज पे हुआ करते थे, धरने में पीटीआई के बात नहीं कर रहा, तो कुछ और बात कर रहा हूँ, तो उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रेस था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया। फिर ये भी ख़बरें आ रही थी कि अगर इंजीनियर साहब नहीं इस तरह से अरेस्ट किए जाते तो शायद मॉब ही आ जाए, और पहले भी उन पर अटैक्स हो चुके हैं, उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा। तो इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं, और फिर जो हुआ उसकी मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों हुआ। क्योंकि उसके बाद 295C उनके ऊपर लगा दी गई, उसके तहत FIR दर्ज कर दी गई। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर बैठ के माइनॉरिटीज़ के मुकदमे लड़ रहे हैं, उन पर भी ज़रा बात करते हैं कि वो कितने इल इंटेंशनड हैं और उनकी मेलाफिडे इंटेंशन जो है वो कितनी वाज़ेह है। तो FIR में ये कहा जाता है कि इन्होंने मुसलमानों के जज्बात को सीवियरली हर्ट किया है। किस बात पे? एक क्लिप काटा गया, 1 मिनट से भी शायद कम का क्लिप था, 40 सेकंड का होगा, और उसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस के व्यूज़ के मुताबिक ये बात की जाती है इस्लाम के हवाले से, ठीक है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के हवाले से। तो उसके जवाब में ये सारा कुछ शुरू हुआ। उसके बाद में एक क्लैरिफिकेशन इंजीनियर साहब ने दी, उन्होंने कहा कि मैंने इंसाइटमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डेलिबरेटली मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया है, और मैं ये जो बात सुनाई गई है ना उस क्लिप में 30-40 सेकंड के, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट ट्रेडिशंस क्या कहती हैं, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है इस्लाम के जो स्पीयर हेड्स हैं उसके बारे में, और इस्लाम का इसमें क्या व्यू पॉइंट है क्रिश्चियंस के बारे में या उनकी मुकद्दसात के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये एंडोर्समेंट तो कहीं से नहीं है, एंडोर्समेंट कहाँ से आ गई, यानी कि इस क्लिप में ये बताया गया ऐसे जैसे मैं ये कह रहा होता हूँ या मेरी तरफ से ये बात आ गई है। अब वो और बात है कि हम उसकी डिटेल में जाएंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि एक कसम हमने खा रखी थी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझ पर बहुत ही तनकीद होती है हमेशा। तकरीबन 6 साल हो गए हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए। लोग कहते हैं कभी तो एक रेफरेंस दिया करो इस्लामिक हिस्ट्री से, कभी तो एक स्क्रिप्चर का रेफरेंस दिया करो। तो मैं आगे से जवाब देता हूँ कि उसके लिए वो कौम होनी चाहिए जो कि किसी बात की गर्दन तोड़ के उसको किसी और तरफ ले जाने में इंटरेस्टेड ना हो। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों आप थियोलॉजिकल डिबेट्स नहीं देखते। वो तो छोड़ देना कि सेकुलर और एथीस्ट बैठ के एक दूसरे से बहसें करते हो, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे। थियोलॉजी आपको टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया पे खालिसतन डिबेट होती हुई कभी नज़र आती है आजकल? किसी दौर में जब टेलीविज़न शुरू हुआ था उसके बाद में जियो टीवी पे और चैनल्स पे प्रोग्राम लगा करते थे, बंद हो गए अब सारे। ठीक है, अब सिर्फ यही है कि वीडियो बनाओ, फ़लाना काफिर है, फ़लाना काफिर है, बस ख़त्म। व्यूज़ तो उसी पे आएंगे, क्लिक बेट उसी पे होगा। तो मैंने अक्सर दफ़ा ये देखा है कि एक आध वीडियो में किसी ने मतलब मैंने सलाम किया या उसका जवाब दिया, नीचे कमेंट आ गई ये तो आपको पता ही कुछ नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाईजान साफ़ी हैं, फिर सहाफ़त ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी शेयर क्लेम करें ना कि मेरे दिमाग से मैं ये समझता हूँ किसी रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में, वो कहते हैं तुम कौन होते हो दिमाग इस्तेमाल करने वाले। तो इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया, लेकिन उसके बाद में FIR हो गई 295C की 26 अगस्त को उनके ऊपर। इसके अलावा पीका का जो सेक्शन 11 है वो भी उनके ऊपर लगा दिया गया,
जिसके तहत सेक्टेरियन उसमें कुछ आउटरीच फैलाने की बात शामिल होती है, और प्रिवेंटिव कस्टडी में उनको ले लिया गया। कहा गया कि सेक्टेरियन वायलेंस करवाने के लिए भी वो कारगर थे। तो इससे पहले भी उनको खासी मुश्किलात पेश आ चुकी हैं। तकरीबन 5 से 6, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं। एक 2017 में हुआ था, मल्टीपल इंजरीज आई थी, जिसने हमला किया इंजीनियर साहब ने उसको माफ़ कर दिया। 2019 में हमला हुआ, 2023 में हमला हुआ, और एक पार्टी की तरफ से 5 लाख की हेड मनी लगा दी गई उनके ऊपर कि जो गर्दन लेके आएगा 5 लाख का इनाम मिलेगा उसको। मार्च 2021 में असैसिनेशन की अटैम्प्ट होती है। 21 साल का लड़का उनकी अकेडमी में घुसता है, चाकू लेके हमला करता है, कंधे पे लगता है, गर्दन बच जाती है। और 2023 का जिस तरह मैंने आपको बताया एक और वाक़या भी हो चुका है। तो इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती इंजीनियर साहब की ये है कि वो इस मुल्क में रहना उन्होंने पसंद किया उसके बावजूद। और गांधी साहब की तो चलें आप बात कर लीजिए कि इंजीनियर साहब को तो आप छोड़ दें, वो पोलराइजिंग फिगर आपको लगेंगे। गांधी साहब ने तो कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं की ना। कहाँ बैठे हुए हैं? बैठ सकते हैं यहाँ पे आके? या इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बर्दाश्त होता है? नहीं होता। और छोटी सी बात के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान में घेरा तंग हो जाता है। अ स्पोकन वर्ड कैन गेट यू लिंच्ड, टोटली टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे अपने साथ ये चीज़ हो चुकी है। 26 नवंबर का धरना हुआ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में। मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट की वीडियो थी। किसी ने 40 सेकंड का क्लिप काटा, 8 कट लगाए उसमें। मैं खुद सुन के ये समझ रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मारो लोगों को। इस तरह होती है एडिटिंग यहाँ पे। टोका टोका मारते हैं एडिटर, ठीक है। और उसमें कुछ भी आप करके दिखा दें, क्योंकि क्लिक बेट की दुनिया है। क्लिक बेट आप बोलेंगे, व्यूज़ भी आएंगे। नील पोस्टमैन ने कहा था म्यूजिंग और सर्च टू डेथ में, देयर इज़ नो वे टू कंसेक्रेट अ टेलीविजन सेट, it is a profane medium. You cannot do politics on it, you cannot do education on it, you cannot do religion on it. Whatever you do on television is degraded. What you do is entertainment, and that is why on television religion becomes entertainment. कि टेलीविज़न पे अगर आप दीन के फ़लसफ़े की बात करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, प्री हिस्ट्री की बात करेंगे किसी स्पेसिफिक रिलीजन के आने से पहले और उसके बाद की कंडीशनैलिटी को डिस्कस करेंगे, या फिर फ़िलोसॉफिकली वो कहाँ लायक करता है, गॉड डिबेट की बात करेंगे, कौन देखेगा? इल्ज़ाम लगाओ किसी के ऊपर, थंबनेल पे किसी का थोपड़ा बनाओ और कहो कि मैंने इसको डी बंक कर दिया, अब आओ मुझे व्यूज़ दो आके। अपनी थॉट, अपने दिमाग खाली हैं। लोगों पे दुकान चमका के बेचते हैं हर चीज़ आपको, अपनी कोई थॉट नहीं होती। तो वो रिलीजन को भी ना एक साउंड बाइट में कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग। 20-30 सेकंड का क्लिप काट के, म्यूज़िक लगा के, फिर जी वो सर्कुलेट करना है उसके बाद में। तो इसीलिए हमने तो पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि किस तरह 20-25 मिनट की वीडियो से कुछ भी निकाल के ले आएँ। आप सब ये बात, क्या 1% भी आप में से कोई ऐसा आदमी है who by heart believes this, by all the conviction possible, that a person like engineer Muhammad Ali Mirza could intentionally say anything derogatory regarding Prophet, peace be upon him? Do you think that he is intentionally doing all this? Or do you think that this is a word play? कि एक लफ्ज़ वहाँ ले गए, एक यहाँ ले गए, उसमें से निकाल दिया। मैं अगर अपनी अपोजिशन को कोट कर रहा हूँ, वो बीच में डाल दिया। मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, जिस मुआशरे ने भी उसको क्वेश्चन किया है, जिस शख्स ने उसको क्वेश्चन किया है, उसको सर्कमस्टांसेस फिर बहुत ही ज़्यादा हार्श फेस करना पड़े हैं। वो सोक्रेटिस को जब हेमलॉक जब पिला दिया था, तो जो उसके बाद में डिक्री आया था, उसके ऊपर जो फतवा लगा था, या उसके ऊपर जो सज़ा सुनाई गई थी, तो क्या था? Socrates is guilty of corrupting the youth and of believing on deities of his own rather than the gods of the state. कि ये अवाम को, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो हमेशा से ये चीज़ आसान नहीं होती। तो ये चीज़ हमने देखी है, एंड इसका बहुत ही क्लोज पैरेलल जो है वो रेफर्मेशन जो क्रिश्चियनिटी में हुई। मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब की जो एफ़र्ट है वो उससे शायद कम नहीं थी, या चलें थोड़ी कम ही कह लीजिए, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। कि चर्च जब अपना स्पिरिचुअल मिशन भूल जाता है, चर्च जब पैसे बटोरने में लग जाता है, चर्च जब ये ज़मीनें बनाने के चक्कर में होता है। क्या हो रहा था उस दौर में, 15वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, यूरोप में, कि एक एंटी क्लैरिकल सेंटिमेंट तो था लोगों में, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो आवाम थी वो चर्चेज़ की जो एक क्लर्जी थी उसके साथ लॉयल थी, वफ़ादार थी पादरियों के साथ। तो बहुत से लोग आते रहे, ठीक है, और ये कहते रहे कि करप्शन हो रही है, लेकिन
एक आदमी जिसने आके हर चीज़ चेंज कर दी, उसका नाम मार्टिन लूथर था। ये ऐसा नहीं कि वो अकेला ही था जिसने ये सब किया, इससे पहले सेंट फ्रांसिस भी थे, वॉल्डन भी थे, जॉन कैल्विन भी थे, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये कहा कि ये जो आप सर्टिफिकेट बेचते हैं, पोप्स को ये कहा कि आप किस अथॉरिटी से किसी क्रिश्चियन बिलीफ को मानने वाले से पैसे लेते हो और उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट देते हो कि ये लो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, पैसे दे दो मुझे। फिर उस पैसे से ज़मीनें जायदादें ख़रीदते हो, करप्शन करते हो उसमें। और सबसे बड़ी बात, आपने मज़हब को यरगमाल बना रखा है। आप बोलने नहीं देते किसी को, आप स्क्रिप्चर की ट्रांसलेशन नहीं करने देते, आप तर्जुमा नहीं पढ़ने देते बाइबल का। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये कहते हैं कि कोई अपने दिमाग से अगर बाइबल को पढ़ेगा तो उसको एक्सकम्युनिकेट कर देना, ये हम बताएंगे कि क्या मतलब है, किस बात से इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये हमारे मुंह से गुजर के जाएगी बात। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ अ चर्च टू इंटरप्रेट बाइबल एंड रिलीजियस टेक्स्ट। और उससे भी बड़ी चीज़ कि जो पोप कहा करते थे कि पोप्स आर इनफेलेबल, ये क्रिश्चियनिटी के जो थियोलॉजियंस हैं, जो क्लर्जी है, जो अशराफिया है, उसमें कोई खामी हो ही नहीं सकती, पोप में कोई खामी हो ही नहीं सकती। तो मार्टिन लूथर ने एक टर्म यूज़ की, सोला स्क्रिप्चरा, यानी कि खामी सिर्फ एक चीज़ में नहीं हो सकती और वो किताब है। इसके अलावा जो भी कोई रिलीजियस स्कॉलर है, कोई क्लरिक है, कोई बाबा है, कोई कुछ भी है, उस पर अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, हाँ, उसकी रेपुटेशन डैमेज नहीं की, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके सर काट दिए जाएं। तो चर्च ने उसको वॉर्न किया 31 अक्टूबर 1517। 95 थीसिस जो मार्टिन लूथर ने लिखा, कासल चर्च जो वेटनबर्ग का है उसकी जाकर दरवाजे के ऊपर चिपकाया, और उसमें उसने कहा कि ये एकेडमिक डिबेट इंडल्जेंसेस के ऊपर जो आप पैसे लेके गुनाह माफ़ करते हैं, इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। बाद में वो इतना फैल गया क्योंकि मार्टिन लूथर ने सहारा किसका लिया? प्रिंटिंग प्रेस का। इंजीनियर मिर्ज़ा ने सहारा किसका लिया? यूट्यूब का। तसव्वुर कीजिए अगर यूट्यूब ना होती तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को क्या किसी मस्जिद में बैठ के ये बातें करने की परमिशन होती? पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए होते अब तक।